दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलकर लौटे डेलीगेशन से कल प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। तस्वीरें आपने देखी होंगी और नहीं देखी है तो फिर से जरा देख लीजिए, क्योंकि इस डेलीगेशन में एक चीज खास और अलग थी और वो थी विपक्ष की जो ट्रिपल विमेन पावर है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने खास अहमियत दी। प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले और एम.के. करीमोजी विपक्ष की विमेन पावर मानी जाती हैं। संसद से सड़क और सोशल मीडिया तक मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए रखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की इन तीनों विमेन पावर को पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए दुनिया में अलग अलग देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भेजा और अब जब वापस देश ये लौटी हैं तो पीएम मोदी ने डिनर डिप्लोमेसी में उन्हें खास अहमियत देकर एक तीर से कई निशाने साधने का दांव चला है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय डेलीगेशन को 33 देशों की यात्रा पर भेजा। इसके साथ ही 59 सदस्यीय सर्वदलीय डेलीगेशन में 51 नेता और 8 राजदूत शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब से मुलाकात की और इस दौरान विपक्ष की तीनों तेज तर्रार सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी मिलकर के सियासी संदेश भी देते हुए नजर आए। तो मोदी की डिप्लोमेसी नजर आई और कैसे फुल एक्यूरेसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस एक्यूरेट जगह पर एक्यूरेट टाइम पर यह मैसेज दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान को मैसेजिंग देने की कोशिश, तो पाक को मैसेज से लेकर डिनर डिप्लोमेसी तक मास्टर स्ट्रोक का काम प्रधानमंत्री मोदी ने खेला है। विपक्ष की तीनों विमेन पावर को सियासी अहमियत देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले और कनीमोजी विपक्ष की आवाज मानी जाती हैं। प्रतिनिधि मंडल में इन तीनों महिलाओं को रखा गया। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए इन्हें प्रतिनिधि मंडल में भेजा भी गया। तो ट्रिपल विमेन पावर ने पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब किया, विपक्ष की तीनों विमेन पावर को सियासी अहमियत दी गई। मोदी की मुरीद हुई विपक्षी विमेन पावर। सुप्रिया ने 4 देश का दौरा किया है, कनीमोजी ने 5 देश की यात्रा की, प्रियंका चतुर्वेदी ने यूरोप का दौरा किया। कह सकते हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की ये नई ऊंचाई है। प्रधानमंत्री मोदी लोगों का जोश हाई करते नजर आए। वैश्विक मंच पर भारत की गूंज सुनाई दी। 7 डेलीगेशन, एक संदेश, आतंक का अंत। भारत की एकजुटता को दुनिया को दिखाया गया है। डेलीगेशन ने वैश्विक समर्थन हासिल किया। डेलीगेशन ने कई देशों का कूटनीति से विश्वास जीता। भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की पोल खोली। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सच्चाई उजागर हुई। भारतीय डेलीगेशन ने दुनिया को दिखाया भारत का दम क्या है। तो ये 59 सांसदों ने दुनिया को 5 संदेश दिए हैं। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। दूसरा, पाकिस्तान आतंक का समर्थक है। तीसरा, भारत जिम्मेदार और संयमित है और आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट हो रहा है। और 5वां और आखिरी, पाकिस्तान को लेकर के हमारी नीति बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद को लेकर के भारत की तरफ से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। ऑपरेशन अभी रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान को यह साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि हम अंदर फिर से घुस सकते हैं अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नाकाब जो हरकत है, जो नापाक हरकतें हैं, वो अगर होती है तो एक तरफ पाकिस्तान को संदेश, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी की नजर आई, जिसमें विमेन पावर नजर आया। ये तीनों ही विपक्ष की सांसद हैं और ऐसे में विमेन पावर के तौर पर विपक्षी पार्टियों की अमंग जानी जाती है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति से सबका दिल जीता। तो विपक्षी विमेन पावर को प्रधानमंत्री मोदी कल अहमियत देते हुए नजर आए और इसका संदेश भी अलग है। ये सियासी संदेश है जो देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। सबसे बड़ी बात, ये जो 7 सर्वदलीय डेलीगेशन बना था, ये विदेशों के दौरे पर रहा, 33 कंट्री से होकर के आए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से अंजाम दिया गया, इसकी अहमियत क्या थी? हमने ऑपरेशन को रोका है, ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन
हम अभी स्टैंड बाय मोड पर हैं। ये तमाम संदेश देते हुए ये सांसद विदेशों में नजर आए हैं। विदेश सचिव की मौजूदगी भी थी, लेकिन कल इसका एक और एंगल नजर आया जिसमें विमेन पावर नजर आई है। और विमेन पावर ये जो नजर आ रही है आपको तस्वीरों में भी, वो दरअसल विपक्ष के सांसद हैं जो विमेन पावर के तौर पर विपक्षी पार्टी के बीच में मशहूर हैं और तीखे प्रहार भी करती है। वैसे में एक तरीके से कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर भी अपनाई है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, विमेन पावर का हम जिक्र कर रहे हैं, एक संदेश पाकिस्तान को, दूसरा संदेश देश के अंदर भी कि देश हित के लिए हमें एकजुट करने में कोई हर्ज नहीं है। बीजेपी बिल्कुल भी इससे चूकती नहीं है। बिल्कुल, देखिए इसे डिप्लोमेसी कहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है कि देश के बाहर और देश के अंदर किस तरह की डिप्लोमेसी है। एक तरफ तो ये एक अलग तरह का संदेश जाता है जब पाकिस्तान के इस टेररिज्म को एक्सपोज करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सांसद पहुंचते हैं अलग अलग देश और बताते हैं तथ्यों सहित, सबूत सहित कि जीरो टॉलरेंस है हमारी, चाहे हमारे साथ हो या ना हो। और मैं आपको पहले बता दूं कि कल भी हम ऑफ रिकॉर्ड कई बड़े नेताओं से जब मुलाकात कर रहे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या इस तरह का परसेप्शन बना कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में, विश्व में भारत अकेला खड़ा था। तो उन्होंने कहा वैसे तो ये परसेप्शन गलत है, लेकिन अगर इसको आप सही मान भी लेते हैं तो भारत ने ये बता दिया कि टेररिज्म के खिलाफ भले ही अकेला खड़ा रहना पड़े, लेकिन भारत खड़ा है आज भी, आगे भी, और हर एक एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यही संदेश देने के लिए सारे डेलीगेशंस पहुंचे थे। लेकिन देखिए, डेलीगेशंस का वहां पहुंचकर संदेश देना, उसमें चाहे पक्ष के सांसद हो, विपक्ष के, और आप देखें कि विपक्ष के भी ऐसे सांसद गए जिनके अंदर देश प्रेम, जिनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की स्थितियां हैं पाकिस्तान की, उसके खिलाफ जो चीज़ें रखी गई, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तमाम चीज़ें सोच समझ के चुना गया। अब आप वो तस्वीरें देखिए डिप्लोमेसी की कि जहां पर वो मनीष तिवारी से बात कर रहे हैं टेबल बैठ के, आप वो बयान देखिए कि जब शशि थरूर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सारे ग्रुप्स को 1-1 घंटा दिया, और आप ये देखिए कि किस तरीके का स्वागत इस डेलीगेशन का उन्होंने किया। इनसे पहले जयशंकर मिल चुके थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि जो देश का पक्ष रखने गए हैं उनसे मिलना ज़रूरी है, उनका फीडबैक लेना ज़रूरी है, उनसे बातचीत करनी ज़रूरी है। क्योंकि एक बात ध्यान हमेशा हम सबको रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये जो डेलीगेशंस जाकर संदेश देकर आए हैं, ये उस ऑपरेशन सिंदूर का प्रोसेस है अभी, जो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जी, जाहिर सी बात है। और जो कि विमेन जो पावर है वो नजर आई। आदित्य, आने वाले दिनों में अब चुनाव है, यहाँ तक का तो सफ़र एकजुट होकर के ये सातों जो डेलीगेशन है वो पहुंचे, जो संदेश देना था वो दिखा, कल जो रणनीति दिखनी थी वो भी दिखी। लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। तो आगे की तस्वीर आप कैसे देखती हैं? आपने विमेन पावर का जिक्र किया, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जिक्र है, लेकिन आप देखें कि अमेरिका में आज भी डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस एक महिला होता है तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना जाता है, क्योंकि महिला ना राज करे, जबकि एक प्रोग्रेसिव देश है और इतनी बड़ी लोकतंत्र भी है, पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी थॉट प्रोसेस। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां ना सिर्फ वोट से लेकर, खुद पॉलिटिक्स में आने से लेकर, अपने देश का पक्ष रखने से लेकर, जब ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देनी हो तब से लेकर राष्ट्रपति के पद तक महिला रहती है। और ये एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली कंट्री है जहां पर जो लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ये मानते हैं कि देश तभी विकसित होगा जब महिला और युवा विकसित होंगे। महिला और युवाओं को आगे बढ़ाने के पीछे जो बल लगता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने को तैयार है। तो एक तो ये महिला पावर का जिक्र। दूसरी बड़ी बात है कि इस पूरे डेलीगेशन में महिलाओं का भी होना, वो भी अपने आप में महिला शक्ति के बारे में बताता है कि हमारी महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। अगर वो ब्रह्मोस चला सकती हैं, अगर वो फाइटर जेट्स चला सकती हैं, अगर वो राष्ट्रपति के पद पे रह सकती हैं, और अगर वो तमाम वो काम कर सकती हैं, संसद में खड़े होकर भाषण दे सकती हैं से लेकर घर चला सकती हैं, देश की इकोनॉमी चला सकती हैं, तो वो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए देश देश जाकर ये बता सकती हैं कि भारत टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म से लेकर वो जो लंबी फहरिस्त है उसमें भारत का पक्ष भी रख सकती हैं। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। और आप ये देखिए, हर बार ये मैसेज पड़ोसी मुल्क को भी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क में महिला की किस तरीके से रखा जाता है। हम ये जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क में महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता है। और ये मैसेज दुनिया भर में भी है, पावरफुल देशों को भी है, और ये मैसेज देश के अंदर भी है।
कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, जो विजन है, उसको कैसे हर एक बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक एक्शन में वो नजर आता है। चाहे फिर वो चूल्हा हटाकर गैस लाने की बात हो, चाहे सफाई अभियान हो, शौचालय लाना हो, चाहे फिर ये तमाम वो बातें जहां पर सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में आज महिला खड़ी नजर आती है। तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, विश्व में भी और देश के अंदर भी। लेकिन अदिति, क्या आपको लगता है कि अब जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाएं उसमें सम्मिलित होती है, हम संसद के अंदर उनके हक की बात करते हैं, तो इस समय विमेन एम्पावरमेंट को लेकर या विमेन शक्ति को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के कुछ और भी ऐसा है जो भारत में इस समय अछूता रह गया? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह कि सेना की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर जो महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसके बाद ये सांसदों की टीम जाती है जिसमें महिलाओं की भूमिका अहम होती है। ऐसे में जो आधी आबादी वाला कॉन्सेप्ट है जिस पर लगातार राजनीति भी होती है, वो यहाँ पर कितना पुख्ता होती हुई नजर आती है? ये एक आपने साइकोलॉजिकल सवाल भी है, ये एक देश का जो है विजन के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और एक महिला के जीवन के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है जिस पे शायद डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, आरक्षण किसको मिलता है? आरक्षण मिलता है जो व्यक्ति या जो समाज का वो हिस्सा जो उतना पावरफुल नहीं होता, यानी जो कमज़ोर होता है। तो सबसे पहली बात कि भले ही 27 साल बाद महिला आरक्षण दिया गया है, लेकिन आरक्षण उसी समाज या उसी ग्रुप या उसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है जो कमज़ोर होता है। तो क्या महिलाओं को आरक्षण की अभी भी ज़रूरत है? क्या जो आधी आबादी कहने वाली जिनको कहा जाता है, जिनसे हम वोट भी एक्सपेक्ट करते हैं, खाना भी एक्सपेक्ट करते हैं, समाज में सभ्यता भी एक्सपेक्ट करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने वाली, परिवार को पढ़ाने वाली, एक महिला पढ़ी लिखी हो तो पूरा परिवार पढ़ लेता है कहा जाता है, से लेकर वो तब घर की एक जिसे इज्जत कहा जाता है, उसको अभी भी आरक्षण या कोई उंगली पकड़ के आगे ले जाए उसकी ज़रूरत है क्या? तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि अभी और क्या ज़रूरत है आधी आबादी के लिए, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि जो वास्तविकता में पुरुष और महिलाओं को इक्वल अगर मानते हैं आप, आधी आबादी आधा मानते हैं, आधा आधा दोनों को, तो आरक्षण शब्द महिलाओं के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये उतना ही ऑब्वियस होना चाहिए जैसे एक पुरुष चुनाव लड़ सकता है, किसी कंपनी में सीईओ बन सकता है, नौकरी कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है वो महिला भी कर सकती हो। तो आरक्षण जोड़ना कि अभी भी उनको सिर्फ 33% आरक्षण मिलेगा, जबकि वो देश की आधी आबादी से ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अगर जुट जाएं, वोट देने लग जाए, तो वो सत्ता के बाहर और अंदर कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ आरक्षण जुड़ा हुआ है। ये तो हुआ एक पहलू कि अभी भी हमें बराबरी लाने के लिए आरक्षण देना पड़ रहा है, ना कि हम अपनी सोच बदल पा रहे हैं। और उस आरक्षण देने के बावजूद भी जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक 33% भागीदारी दे ही नहीं रहे। आज भी वोट जब टिकट दी जाती है तो 33% महिलाओं को नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। और चाहे फिर ये भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो साथ हो या नहीं हो, लेकिन अभी भी 33% भागीदारी नहीं नजर आ रही। बहरहाल, दूसरी बात है कि आपने कहा कि अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रयास हो रहे हैं, कम से कम ये जब तक सोच में तब्दील नहीं होता, रेगुलर उसमें तब्दील नहीं होता, तब तक आरक्षण से ही आगे लाया जाए। और तब फिर आप देखिए कि किस तरीके से शौचालय से लेकर अब तक का जो सफ़र है, जिसमें वो फाइटर जेट्स भी चला रही हैं, जिसमें वो पीएम सिक्योरिटी में भी हैं, जिसमें जो कुरैशी मैडम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ है, जिसमें वो तमाम बातें हैं जो डेलीगेशन के लिहाज से भी हो रही हैं, तो वो ज़रूरी है। अब इसका जो राजनीतिक मायना ये है कि कहीं ना कहीं देश में महिलाओं को एक मैसेज जा रहा है, और ऐसा मैसेज कि आपको अगर हज जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई जाए। नहीं तो पहले था कि हज जा रहे हैं तो उसके काफ़ी सारे कानून थे, वो डाइल्यूट किए गए, सशक्त किया गया, या महिलाओं को भी ये किया, तमाम तरीके के जो सशक्त उनको किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो महिलाओं के लिए हो रही हैं और ये ज़रूरी भी थी। और इसको लेकर एक बड़ा संदेश, ये संदेश है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो महिला सशक्त रहेगी, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे किसी भी तरह का कानून हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनावी लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से कहें, तो वो महिलाओं को मैसेज देना चाहती हैं कि केवल इकलौती, देश की आज़ादी के बाद से अब तक इकलौती एक पार्टी है जो महिलाओं के बारे में सोच रही है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में। इसलिए आपको हर राज्य में उनको जिताना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में जिताया, हरियाणा में जिताया, दिल्ली में जिताया, जिससे कि हम महिला को और सशक्त कर सकें, आपके जीवन को और बेहतर बना सकें। तो इस सिक्के के 2 पहलू हैं।
जी। लेकिन अदिति, जाहिर है आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और सबसे अहम इसमें बिहार का चुनाव होगा, उसके बाद फिर आगे आने वाले समय में 4 और राज्यों के चुनाव होंगे। खास तौर पर पश्चिम बंगाल का भी जिक्र कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार का जिक्र करते हैं। बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का क्या यहाँ पर जिक्र होगा, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सर्वदलीय गठन करके सांसदों को एकजुट करके प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश के दौरे पर भेजा, क्या इसका फायदा बिहार चुनाव में मिलेगा? और फिर पश्चिम बंगाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी वहां का नेतृत्व कर रही है और महिलाओं का दमखम पश्चिम बंगाल में नजर आता है, तो ये वुमेन फैक्टर जो है वो पश्चिम बंगाल में कितना काम करेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए? देखिए, एक तो बात हुई ऑपरेशन सिंदूर, एक बात हुई ये डेलीगेशन जो भेजा गया। जाहिर तौर पे हर एक चीज का एक वोटर का माइंडसेट बदलता है या बनता है। वोटर जो एक वो वोटर है जो जिसे बोलते हैं कि स्विंग वोटर, वो आसपास के जो पिछले 1 साल में हुई जो गतिविधियां होती हैं राजनीतिक, उनके लिहाज से अपना मन बनाता है कि मुझे वोट किसको करना है। बाकी एक वोट होता है कि मैं तो विपक्ष को ही करूंगा, एक होता है कि मैं तो पक्ष को ही करूंगा, जिस भी तरीके से। तो जाहिर तौर पर स्विंग वोटर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज डोनाल्ड ट्रंप भी उन स्विंग स्टेट्स और स्विंग वोटर्स की वजह से ही राष्ट्रपति बने हैं। स्विंग वोटर बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर महत्वपूर्ण होता है जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि हर एक राज्य में एक जाति को पकड़ लिया जाए। अब भले ही महाराष्ट्र में हिंदू वर्सेस मुस्लिम टाइप का माहौल बना था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आपने देखा कि एससी वोट बैंक को अंडर द कार्पेट माइक्रो मैनेजमेंट से इतना पकड़ के रखा कि आप देखिए कि महाराष्ट्र की जीत कितनी जबरदस्त डंके की चोट पर हुई। फिर आप देखिए कि माना जा रहा था कि हरियाणा में तो तीसरी बार भाजपा नहीं ही आएगी, जबकि जाट वर्सेस ऑल हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर एससी वोट बैंक को पकड़ के रखा। ऐसे ही दिल्ली में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ, वक्फ पूरा माहौल बना, लेकिन फिर भी एससी वोट को पकड़ के रखा। और फिर अगर वैसे बात करें तो केरला में हिंदू वोट के साथ साथ क्रिश्चियन वोट को पकड़ लिया। तो एक ऐसा बड़ा तबका को भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को पकड़ती है। लेकिन इसके इतर एक और स्ट्रैटेजी है कि हर राज्य की महिलाएं अगर साथ आ जाए, क्योंकि हर एक स्टेट की आधी आबादी और आधी से ज्यादा, इनफैक्ट कई बार 2-3% ज्यादा ही महिलाएं हैं, उसमें से अगर 30% भी महिलाएं घर से निकलकर वोट कर दें तो सारा समीकरण ही बदल जाता है। तो चाहे फिर ऑपरेशन सिंदूर का एक नेशनलिस्ट वाला मैसेज हो, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा। फिर चाहे एक जाति को पकड़ के उसका माइक्रो मैनेजमेंट हो, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होता है। और अगर महिलाएं भी साथ आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत में बिहार में आएगी। अब इसी के साथ आपने जोड़ा कि पश्चिम बंगाल में तो ऑलरेडी महिला है, तो वहां महिला फैक्टर कैसे होगा? और यही वजह है कि देखिए, महिला अस्मिता और महिला फैक्टर की वजह से तो पिछली बार भी ममता बनर्जी हार कर भी जीत गई थी। एक समय समझ आ रहा था कि ममता बनर्जी के हाथ से वो पारी निकल चुकी है, लेकिन जब ममता बनर्जी के पैरों में प्लास्टर बंधा और वो व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार में गई, तो कहीं ना कहीं जो लोकल सेंटिमेंट था वो ममता दीदी के साथ आ गया कि ये तो बंगाल की बेटी है। इसलिए महिला फैक्टर को आप छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर चुनाव लड़ती है, लेकिन महिला फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बंगाल की अगर बात करें, यही वजह है कि बंगाल में हिंसा एक अलग मुद्दा है, करप्शन एक अलग मुद्दा है, घुसपैठ एक अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता का। बिल्कुल, कि ममता बनर्जी की कुर्सी पर होने के बावजूद भी एक डॉक्टर का रेप हो सकता है। उन्हीं की पार्टी के कैबिनेट मंत्री महिलाओं के साथ रेप करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। तो वहां पे महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ती जा रही है, उसका एक बड़ा मुद्दा है जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। जाहिर तौर पे बहुत मल्टीपल फैक्टर्स है और भारतीय जनता पार्टी अपने इन सारे चुनावी फैक्टर्स को माइक्रो मैनेजमेंट के साथ देख रही है। और ये जो डेलीगेशन है, अब इन्हीं डेलीगेशन के लोगों को चुनाव की तरफ भी भेजा जाएगा और बताया जाएगा कि हमने क्या क्या किया, कैसे किया, ऑपरेशन सिंदूर, टेररिज्म। तो वो जो राष्ट्रवादी भावना है वो भी इसमें निकल कर आएगी। इसलिए आने वाले 10 महीने के 5 चुनाव बड़े रोचक होने वाले हैं और बहुत सारे मोर्चे पर लड़े जाएंगे। और इसीलिए एक तीर है जो कि पॉलिटिकल है और इसके साथ कई निशाने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इस समय एक साथ साध रही है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।